हेलो बच्चों अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो करते हैं। आपका क्लास 11 की जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री फर्स्ट है ना, उसका फर्स्ट लेसन। तो अपन यहाँ से शुरू करेंगे रासायनिक संयोजन के नियम, है ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बेटा जो तत्व होते हैं, है ना, विभिन्न तत्व जो होते हैं वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिकों का निर्माण करते हैं, यानी एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं, है ना। अब ये कुछ विशेष नियमों के पर आधारित होता है ये, है ना। तो ये इसमें देखो, जैसे ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना। इसके बाद फिर अगला है स्थिर अनुपात का नियम, है ना, स्थिर अनुपात का नियम ये वाला। फिर गुणित अनुपात का नियम, है ना, ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। गुणित अनुपात का नियम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है ना। इसके बाद फिर ये गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। और फिर है एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का या एवोगाद्रो का नियम, ठीक है ना। तो ये 5 नियम हैं जिनके आधार पर ये तत्व जो है वो आपस में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं? यौगिकों का निर्माण करते हैं, कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो पहला तो बहुत ही सिंपल है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये क्या कहता है बेटा कि जो आपके क्रियाकारक हैं, ठीक है ना, और उनमें जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या बनते हैं? क्रियाफल बनते हैं या उत्पाद बनते हैं, है ना। तो जो क्रियाकारकों का टोटल मास होता है वही जो क्रियाफल हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं, उनके टोटल मास के बराबर होता है। तो इस प्रक्रिया में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस नियम के अनुसार द्रव्य जो मैटर है या जो सब्सटेंस है उसको ना तो बनाया जा सकता है, ना ही क्या किया जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें आगे समझा रखा है, देखो, हाँ, ठीक है ना। तो इस नियम में जो एंटोने लेवोजियर थे, है ना, इन्होंने दहन प्रक्रिया, इन्होंने क्या विभिन्न जो है ना तत्वों को आपस में क्या कराया? कॉम्बिनेशन कराया उनका, है ना, दहन अभिक्रियाएं, है ना, उनको कंबशन करवाया, ठीक है ना। तो फिर उसने प्रायोगिक अध्ययन को ध्यानपूर्वक देखा तो उन्होंने ये निष्कर्ष पे पहुंचे वो कि जब भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो इनमें कुल द्रव्यमान जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो रसायन विज्ञान के बाद की संकल्पना इसी पर आधारित हैं। तो वास्तव में जो अभिकर्मक हैं, अभिकर्मक बोल दो या क्रियाकारक बोल दो, है ना, रिएक्टेंट्स, और उत्पाद, है ना, उत्पाद बोल दो या क्रियाफल बोल दो, प्रोडक्ट्स के द्रव्यमानों के यथार्थ परक मापनों, है ना, और लेवोजियर द्वारा प्रयोगों को ध्यानपूर्वक करने से ऐसा संभव हुआ। तो उन्होंने क्या बहुत ही प्रिसाइजली उनको मापा, है ना, किनको? जो रिएक्टेंट्स थे उनके मास को नापा और जो प्रोडक्ट्स थे उनके मास को नापा। फिर उसने देखा कि ये दोनों क्या आते हैं? बराबर आते हैं। तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई द्रव्यमान जो है किसी भी रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसके बाद फिर ये सेकंड है बेटा स्थिर अनुपात का नियम, है ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, है ना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्थिर अनुपात, डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपस में तत्व अभिक्रिया करते हैं वो एक निश्चित अनुपात होता है ना, एक पूर्ण संख्याएं होती हैं। वो क्या होती हैं? वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, है ना। जैसे H2O है तो H2O में क्या है ना, 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु है। ऐसा कभी नहीं होगा कि H के 1.5 हो, है ना, और O का पौना हो, है ना, या सवा हो, 0.75 हो या 1.25 हो, यानी हमेशा वो होल नंबर्स के मल्टीपल में होते हैं, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, ये बेटा इसमें है, मल्टीपल प्रोपोर्शंस में है, ये जो है ना, ये गुणित अनुपात का नियम है ना। स्थिर अनुपात के नियम में क्या है कि ये नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। उनके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या रहता है? समान रहता है ना। तो किसी यौगिक में तत्वों का जो द्रव्यमान होता है उनका अनुपात हमेशा क्या रहता है? समान रहता है, ठीक है ना। प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट, है ना, CuCO3 जो होता है, इसके नमूनों के साथ प्रयोग करे जिसमें एक प्राकृतिक था, दूसरा संश्लेषित। हाँ, तो अब देखो, अब ऐसे है बेटा, ये जैसे जल है, ये H2O है ना, तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो बिल्कुल क्या है? उसका सेम अनुपात है ना। जैसे H2 है तो इसका 2 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया? O का कितना हो गया? 16 ग्राम हो गया। तो 2 ग्राम अनुपात 16 ग्राम क्या हो गया? 2:16 या 1:8, ठीक है ना। तो चाहे आप इस जल को
उससे लो, क्या नाम है, पानी की टंकी में से लो, तालाब में से लो, है ना, हैंडपंप में से लो, नदी में से लो, कहीं से भी लो आप इसको, है ना, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आएगा वो 1:8 आएगा। तो ये है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो इन्होंने जो क्यूप्रिक कार्बोनेट के लिए CuCO3 के जो विभिन्न नमूने लिए, एक प्राकृतिक था, दूसरा कैसा था, सिंथेटिक था, संश्लेषित था। तो उन्होंने पाया कि दोनों में ही जो संगठन था, है ना, तो प्राकृतिक वाले में भी देखो कॉपर का ये और तांबे का प्रतिशत और कार्बन का प्रतिशत, है ना, और ये ऑक्सीजन का प्रतिशत, तो संश्लेषित में भी बिल्कुल सेम प्रतिशत निकला, है ना। तो किसी भी प्रकार की द्वारा वो निर्मित है ना, तो भी उसमें जो तत्व होते हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स जिनसे वो मिल के बना है, उनका अनुपात क्या होगा, निश्चित होगा, है ना। तो अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि स्रोत पर निर्भर न करते हुए, है ना, सोर्स पर निर्भर नहीं करते कि वो कहाँ से मिल रहा है हमको, किसी यौगिक में उपस्थित तत्व के द्रव्यमान समान अनुपात में पाए जाते हैं। इस नियम को कई प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जा चुका है, अतः इसे कभी कभी निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं, है ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी या डेफिनेट कंपोजिशन भी इसको हम बोल देते हैं, है ना। और अच्छा, ये गुणित अनुपात का नियम जो कि मैंने बताया था ना बेटा आपको, कि हमेशा क्या है, पूर्ण संख्याओं के अनुपात में ये अभिक्रिया करते हैं, है ना, या मिक्स होते हैं ये, है ना। जैसे H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का क्या है, 1 है, तो ये 2 है और ये 1 है। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये 1.5 हो और ये 0.75 हो। हमेशा कैसे, कौन सी संख्याओं में करते हैं बेटा, ये पूर्ण संख्याओं में, है ना। आया समझ में, पूर्ण संख्या बोल दो, पूर्णांक संख्या जो होती हैं उनमें हमेशा ये संयोग करते हैं। ठीक है ना। तो यह नियम डाल्टन द्वारा दिया गया था। यदि 2 तत्व संयोजित होकर, है ना, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। ठीक है ना। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर 2 यौगिक जल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाती है। ठीक है ना। देखो बेटा, इसका मतलब क्या है, जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो संयोग करके क्या बनाते हैं, एक तो H2O बनाते हैं, है ना, और एक क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसको बोलते हैं H2O2। ठीक है ना। तो इसमें फिक्स क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है, फिक्स है ना। तो देखो इसमें हाइड्रोजन कितनी है, 2 ग्राम है, और इसमें कितनी है, 16 ग्राम है। ठीक है ना। तो क्या हो गया बेटा, 2:16, या क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 1:8, है ना। इसमें देखो ये क्या हो गया, 2:32, है ना, या इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1:16। ठीक है ना। तो इसमें फिक्स क्या है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन बेरिए ना, इसमें ऑक्सीजन के 1 परमाणु और इसमें कितने, 2 हैं। तो ये जो हैं ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं, है ना, इनका अनुपात क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या में, जैसे 8:16, तो 8 और 16 में 1:2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 8:16, है ना। तो ऐसे कभी नहीं होगा कि ये 8 और ये कितना हो, 13 हो, है ना, यानी हमेशा ये, ठीक है ना, पूर्णांक संख्याओं के अनुपात में ये संयुक्त होते हैं। ठीक है ना। तो यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांक के अनुपात में होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो क्या है, फिक्स है, चेंज कौन हो रही है, ऑक्सीजन हो रही है। तो जो ऑक्सीजन संयोजित होगी वो एक सरल अनुपात में होगी, छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होगी। तो इसमें जैसे 8 था, इसमें कितना था, 16, तो 1:2 हो। ठीक है ना। तो यह है, यहाँ ऑक्सीजन के द्रव्यमान, है ना, देखो यहाँ दिखा रखा ना बेटा, ये इसमें ये बिल्कुल क्लियर कर दिया आपके। यहाँ ऑक्सीजन के द्रव्यमान 16 ग्राम और 32 ग्राम, जो हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान 2 ग्राम के साथ संयुक्त होते हैं, एक सरल अनुपात में है, 16:32, 1:2 में हो गए। ठीक है ना। 1:2:16, 2:32 में 16:32 करोगे तो भी 1:2 आएगा, या 2:16 को 1:8 कर दिया और 2:32 को 1:16 कर दिया, तो 8 और 16 में भी क्या आ रहा है, 1 और 2 का अनुपात आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है गै-लुसैक का गैसीय आयतनों का नियम, है ना। ये गैसियस वॉल्यूम्स का नियम है बेटा, है ना। तो
तो गैलुसेक द्वारा सन इसमें 1808 में दिया गया। उन्होंने पाया कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं, है ना, अगर गैसों के बीच अभिक्रिया हो रही है या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। तो गैसों के हमेशा वॉल्यूम कंबाइन होते हैं, ठीक है ना। तो आयतन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसें समान ताप और दाब पर हों, है ना। जैसे ऐसे समझो, हाइड्रोजन के 100 ml ऑक्सीजन के 50 ml के साथ संयुक्त होकर 100 ml जलवाष्प देते हैं। तो ऐसे मत समझना कि ये 100 और ये एक 50 है तो ये 150 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, और ये क्या है, H2O है। ये क्या है, H2O है। तो हाइड्रोजन 100 ml, ऑक्सीजन 50 ml, तो जल कितना बनेगा, 100 ml बनेगा। अतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो आयतन है ना, तो 2:1 में है कि नहीं है ये, है ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो आयतन हैं जो आपस में संयुक्त हो रहे हैं, अर्थात 100 ml और 50 ml हो रहे हैं, ये संयुक्त है, ठीक है ना, आपस में सरल अनुपात में 2:1 में होते हैं, है ना। तो जो आयतन होते हैं वो कैसे होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं, ठीक है ना। गैलुसेक के आयतन संबंधों के पूर्णांक अनुपातों की खोज वास्तव में आयतन के संदर्भ में स्थिर अनुपात का नियम है ना। तो ये तो किसके केस में था, द्रव्यमान के संबंध में था, है ना, स्थिर अनुपात का नियम। और ये जो गैलुसेक का ये नियम है ये किसके संबंध में है, अनुपात मतलब आयतन के संबंध में, स्थिर, ठीक है ना। तो आयतन के संदर्भ में स्थिर अनुपात का ये नियम है ना। पहले बताया गया कि स्थिर अनुपात का नियम द्रव्यमान के संदर्भ में है। तो गैलुसेक के कार्य का परिपूर्ण सन 1811 में अवोगाद्रो द्वारा किया गया। परिपूर्ण का मतलब क्या है बेटा, इसकी जो है ना पुष्टि की गई, ठीक है ना। अब आते हैं हम अवोगाद्रो का नियम या एवोगैड्रो का नियम, है ना। देखो बेटा, इसमें वॉल्यूम्स को दर्शाया गया है इसमें, है ना। सन 1811 में अवोगाद्रो ने प्रस्तावित किया कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। अगर ताप और दाब दोनों क्या हैं, सेम हैं, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम हैं, तो क्या होगा बेटा कि अगर फिक्स समान आयतन है तो उनमें अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी, चाहे वो कोई सी भी गैस हो, चाहे वो कोई सी भी गैस हो, है ना। ऐसे समझो 1 लीटर का कोई एक डिब्बा है ना, 1 लीटर का एक बंद डिब्बा है। अब आप उसमें चाहे कोई सी भी गैस भरो, लेकिन शर्त यह है कि ताप और दाब दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो उनके जो क्या नाम है वो होंगे, अणु होंगे, है ना, वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना। जैसे ऐसे समझो उस डिब्बे के अंदर आपने क्लोरीन गैस भरी, है ना, और उसमें हाइड्रोजन गैस भरी, ठीक है ना। तो समान ताप और दाब अगर है तो उसमें अणुओं की जो संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, समान होगी, ठीक है। अवोगाद्रो ने परमाणुओं और अणुओं के बीच अंतर की व्याख्या की जो आज आसानी से समझ में आती है। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जल बनाने की अभिक्रिया को दोबारा देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 आयतन और ऑक्सीजन का 1 आयतन आपस में संयुक्त होकर जल के 2 आयतन देते हैं और ऑक्सीजन लेस मात्र भी नहीं बचती है, यानी पूरी की पूरी क्या हो जाती है, संयुक्त हो जाती है। इस चित्र में दर्शाया गया है कि प्रत्येक डिब्बे में अणुओं की संख्या क्या है, समान है ना। तो देखो इसमें कितने अणु हैं, 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने, 1 2 3 4 5, इसमें, है ना, 1 2 3 4 5, है ना। तो देखो ये इसको अभिक्रिया को जब लिखते हैं तो क्या आता है बेटा, H2+O, क्या आता है, H2O। तो ये कितना है बताओ, H2 है ना, तो ये 2 वॉल्यूम हो गया, O में अकेला है तो ये क्या हो गया, 1 वॉल्यूम हो गया, है ना। और ये H2O के आगे क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है ना, तो ये भी क्या हो गया, 1 वॉल्यूम हो गया, है ना। तो हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम मिला के जल का कितना वॉल्यूम बनेगा, 1 वॉल्यूम बनेगा। जल का क्या बनेगा, 1 वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। तो इसके अगर 5 अणु ले रहे हैं हम, है ना, तो 5 और 5 10 हो जाएंगे ना इसके। तो ये 1 आयतन और ये दूसरा आयतन, ऑक्सीजन का सिर्फ 1 आयतन और जल का कितना बनेगा, 1 आयतन बनेगा, ठीक है ना। जल का भी हमको 1 आयतन हाइड्रोजन का 1 आयतन ये हो गया, ऑक्सीजन का 1 आयतन और जल वाष्प के 2 आयतन। अच्छा 1 सेकंड बेटा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
अच्छा देखो इस तरह से नहीं होती बेटा ये, है ना, इसमें ऐसे होता है, ये 2H2 है ना प्लस O2, ये अभिक्रिया होती है ना, 2H2 प्लस O2, और ये क्या होती है 2H2O, है ना। वो अभिक्रिया जो लिखी वो क्या लिखी थी अपन ने, गलत लिखी थी, है ना। ये है 2H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या होती है 2H2O, है ना, क्योंकि ये गैस संयुक्त होती है ना, परमाणु संयुक्त नहीं होते, यानी अणु आपस में संयोग करते हैं। तो 2 हाइड्रोजन के अणु, 1 ऑक्सीजन का अणु, है ना, तो क्या बन गए, 2 जल वाष्प के अणु बन गए, है ना। देखो H के 4 हो गए, H के 4 हो गए, ऑक्सीजन का दो परमाणु ऑक्सीजन के, और इधर भी संयुक्त, ये वो है, संतुलित है ये अभिक्रिया। तो ये कितने 2 वॉल्यूम, ये कितना, इसके आगे कितना छिपा हुआ है 1 छिपा हुआ है, इसके आगे कितना छिपा हुआ है 2 छिपा हुआ है ना। तो हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम, ठीक है, 2 वॉल्यूम हो गए। ऑक्सीजन का इसके O2 के आगे क्या है 1 है, तो 1 वॉल्यूम, और इस जल के आगे क्या है 2 है, तो ये इसके कितने वॉल्यूम हो गए 2। देखो बेटा यहाँ 1 की कमी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 1 और होना चाहिए था ये, है ना। तो जब जाके 10 होंगे कि नहीं होंगे, जैसे इसके 5 और 5 10 अणु हैं, इसके 5 अणु हैं, तो इसके कितने अणु होंगे 10 अणु होंगे, है ना। तो वो बनाने में थोड़ी सी गलती हो गई है इससे, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि प्रत्येक डिब्बे में अणुओं की संख्या क्या है, समान है। प्रत्येक डिब्बे में अणुओं की संख्या क्या है, समान है, ठीक है ना। वास्तव में अवोगाद्रो ने इन परिणामों की व्याख्या अणुओं को बहुपरमाणुक मान के की थी, कि अणु जो होते हैं वो बहुपरमाणुक होते हैं, यानी अणुओं में एक से ज़्यादा परमाणु संयोग करते हैं, ठीक है ना। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को द्विपरमाणुक माना जाता है जैसा अभी है, तो ऊपर दिए गए परिणामों को समझना काफ़ी आसान है। परंतु उस समय डाल्टन और कई अन्य लोगों का यह मत था कि जैसे परमाणु आपस में संयुक्त, है ना, परमाणु आपस में संयुक्त नहीं हो सकते और हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के 2 परमाणु वाले अणु उपस्थित नहीं हो सकते। तो पहले ये डाल्टन वगैरह ये मानते थे, लेकिन इसको किसने सही किया, अवोगाद्रो ने सही किया, है ना। तो अवोगाद्रो का प्रस्ताव फ्रांसीसी जर्नल में प्रकाशित हुआ। सही होने के बाद इस मत को बावजूद भी इसको बढ़ावा नहीं मिला, फिर बाद में जाके इसकी पुष्टि हुई है, ठीक है ना। अब आते हैं अपन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। तो डाल्टन ने बेटा देखो ये जो है ना अपनी वो दिए, इन्होंने निम्न तथ्य प्रस्तावित किए थे, है ना, जो बहुत आसान है। द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना है ना, कि उस समय तक इतना ज्ञात था कि भाई परमाणु को और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, है ना, अविभाज्य माना गया। किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणु एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म के होते हैं, है ना। सभी एक तत्व है कोई सा, तो उसके जितने भी परमाणु होंगे वो आपस में कैसे होंगे, उनका मास भी सेम होगा और उनके गुणधर्म भी समान होंगे। विभिन्न तत्वों के परमाणु और द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। फिर था एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं, है ना। तो जो संयोजित होते हैं वो कैसे होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं वो, ठीक है। फिर है रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, है ना, रीअरेंज होते हैं वो। रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो उन्हें बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना, क्या होते हैं वो, रीअरेंज होते हैं। तो डाल्टन के इस सिद्धांत से रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की जा सकी, ठीक है ना। यद्यपि इससे गैसीय आयतनों के नियम की व्याख्या नहीं की, वो तो किसने करी, अवोगाद्रो ने करी, ठीक है ना। यह परमाणु के संयोजन के कारण भी नहीं बता सका कि भाई क्यों संयोजित होते हैं, तो ये बाद में खोजें कि बाद में हुई ये सारी खोज, है ना, जिसकी बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने क्या की थी, व्याख्या की थी, है ना। अच्छा अब अपन आते हैं बेटा परमाणु द्रव्यमान और अणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, है ना, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। तो देखो एटॉमिक मास का मतलब क्या है बेटा, कि एक एटम है ना उसका कितना मास है, ठीक है ना। और आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया, आणविक द्रव्यमान का एक जो अणु है ना, जो मॉलिक्यूल है उसका कितना द्रव्यमान है, ठीक है। तो बेटा देखो इसकी तुलना जो है ना, एक कार्बन 12 होता है ना, कार्बन के समस्थानिक होते हैं ना 6C12 6C13 और 6C14, ठीक है ना। तो इसमें इसको लेते हैं हम 6C12 को, है ना। तो 6 तो इसका परमाणु क्रमांक हो गया और 12 क्या हो गया, इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया या परमाणु भार हो गया, ठीक है ना। तो इस वाले समस्थानिक को लेते हैं हम, है ना। इस वाले समस्थानिक के 12वें भाग को, है ना,
1 AMU बोलते हैं, है ना। यानी 6C12 जो है ना, इस परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसका 12वां हिस्सा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, 1 AMU बोलते हैं। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो देखो बेटा, इसमें ये समझा रखा है, यहाँ दिखा रखा है, देखो ये है ना, यहाँ कार्बन 12 एक कार्बन 12 का एक समस्थानिक है, जैसे C12 यानी नीचे 6 होता है, 6C12 से निरूपित किया जाता है, ठीक है ना। इसे 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक माना गया है ना। तो अब इसके 12वें हिस्से को 1 AMU बोलेंगे, तो इसका कितना हो गया, 12 AMU हो गया कि नहीं हो गया। 6C12 का जो परमाणु भार है वो कितना हो गया, 12 AMU हो गया, और इसका 12वां हिस्सा कितना हो गया, 1 AMU हो गया, ठीक है ना। तो C12 से निरूपित किया जाता है, इसे 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट AMU मान दिया गया है ना। बाकी सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान इसे मात्रक मानकर इसको एक बेस मात्रक मान लिया। यानी C12 जो है, कार्बन 12 जो समस्थानिक है, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12 AMU है, तो उसका 12वां हिस्सा क्या हो गया, 1 AMU हो गया, तो इसको बेस मान लिया है ना। बाकी सब तत्वों की तुलना किससे की जाएगी, 1 AMU से की जाएगी, ठीक है ना। बाकी सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान इसे मात्रक मानकर इसके सापेक्ष दिए जाते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 में भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 1 AMU क्या हो गया, जो कार्बन 12 है उसका कितना, 1/12वां भाग, यानी या 12वां हिस्सा। तो 1 AMU कितना होता है, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में नापा गया है, मास स्पेक्ट्रोमीटर जो होते हैं ना बेटा, उनसे नापा गया है। तो ये AMU का कितना आया, यानी जो कार्बन 12 का था उसमें जब 12 का भाग दिया तो इतना आया, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो हाइड्रोजन पर के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना होता है, 1.6736 इंटू 10⁻24। तो देखो बस थोड़ा सा पॉइंटों में अंतर है ना। तो अगर AMU के रूप में निकालेंगे हम, तो ये तो किस में है, ग्राम के रूप में है ना। और अगर इसको AMU के रूप में निकालेंगे तो इसका भाग दे देंगे तो AMU निकल जाएगा ना। तो 1.6736 इंटू 10⁻24 में जब 1.66056 इंटू 10⁻24 का भाग देंगे तो -10⁻24 से 10⁻24 कट गए, और जब 1.6736 में जब 1.6605 तो इतना आएगा 1.0078 U, है ना। तो ये किसका द्रव्यमान हो गया, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान हो गया, है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1.0080, है ना। नॉर्मली 1 U मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, और ये 1.008 क्या होता है, ये एग्जैक्ट होता है, ये एग्जैक्ट होता है, ठीक है बेटा। इसी प्रकार ऑक्सीजन 16 जो है, O16 का परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 15.995 AMU। तो इसको मोटा मोटा कितना मान लेते हैं, 16 U मान लेते हैं इसको। तो आजकल AMU के स्थान पर U प्रयोग किया जाने लगा है, जिसे एकीकृत द्रव्यमान यूनिफाइड मास कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसको, यूनिफाइड मास बोला जाता है, ठीक है। जब हम गणनाओं के लिए परमाणु द्रव्यमानों का प्रयोग करते हैं तो वास्तव में हम औसत परमाणु द्रव्यमानों का उपयोग करते हैं। अब जैसे बेटा ये देखो, कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, ये रहे देखो, है ना, C12, C13 और C14। देखो सब में नीचे 6 6 6 है ना। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो इसके 3 वो हैं, समस्थानिक हैं, है ना। अब ये बाहुल्य, आपेक्षिक बाहुल्य, प्रकृति में जो बाहुल्य है इनका, प्रकृति में जो मिलने की बहुलता है वो इतनी है, यानी ये 98.892% मिलता है, ये प्रकृति में 1.108% मिलता है, और ये 2 इंटू 10⁻⁻10, यानी ये बहुत कम हो गया कि नहीं हो गया। -10 का मतलब जब 1/2 में बटे करके 1 के आगे 10 0 लगाएंगे, है ना, तो इतना, सिर्फ इतने परसेंटेज, तो ये बहुत कम है ना। सबसे ज़्यादा 6C12 है, उससे कम 6C13, और 6C14 क्या है, सबसे कम है ना। और इसका परमाणु द्रव्यमान मापा 12 U आता है, इसका 13 पॉइंट इतना आता है, इसका 14 आता है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या है, हमको तो एक ही लेना पड़ेगा ना, तो औसत लेंगे हम, क्योंकि तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों को तो एक साथ तो अपन रख नहीं सकते। तो इनको करने का तरीका क्या है बेटा,
इनसे यानी 3 अलग अलग समस्थानिकों से उसका औसत परमाणु द्रव्यमान हमको निकालने का तरीका क्या है, यानी इसको 100 से भाग दो, है ना, गुणा ये कर लो, है ना, फिर ऐसे ही इसको 100 से भाग दो क्योंकि ये परसेंटेज में है ना, फिर इससे गुणा कर लो, इसको 100 से भाग दो और इससे गुणा कर लो और फिर उन तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो, है ना। तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, औसत परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा, है ना। देखो यहाँ दिखा रखा है ना कि 98.892 में जब 100 का भाग दोगे तो यहाँ 0.098892 आ जाएगा ना, 0.98892 है ना, 0.98892 इंटू 12 यू आ गया। फिर प्लस 1.108 में जब 100 का भाग देंगे तो 0.01 है ना, गुणा इससे कर दिया 13.0035 से कर दिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद में 2 × 10⁻⁻10 में 100 का भाग देंगे और फिर इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये 2 × 10⁻10, ठीक है ना, इंटू कितना कर दिया 14.003.17, लेकिन देखो बेटा इसमें तो 100 का भाग दिया ही नहीं इसने, है ना, तो ये थोड़ी सी गलती है इसमें, समझ गए ना बात। तो इसमें जब 100 का भाग देंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 10⁻12 हो जाएगा ये यहाँ पे, है ना। तो थोड़े देख लेना बेटा इसको ध्यान से, है ना, क्योंकि इसमें देखो 100 का भाग दिया था, इसमें भी 100 का भाग दिया था, तो इसमें भी किसका भाग देंगे हम 100 का भाग, क्योंकि परसेंटेज में है ना ये, ठीक है ना। तो ये 2 × 10⁻2 कितना हो जाएगा -10 बटे 100, तो 100 क्या होता है 10⁻2, तो ये 10⁻2 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब इसको इससे गुणा करेंगे और जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा 12.011 U, या मोटा मोटा 12 U ले लेते हैं, है ना। तो अगर प्रकृति के अंदर किसी तत्व के समस्थानिक पाए जाते हैं, एक से अधिक रूप जो है ना वो पाए जाते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग हो, द्रव्यमान अलग हो, तो फिर उनका इस तरह से औसत द्रव्यमान हम निकाल देते हैं। जैसे क्लोरीन होती है तो क्लोरीन के भी समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन के भी समस्थानिक होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बेटा आपका परमाणु द्रव्यमान, है। तो परमाणु द्रव्यमान में क्या किया हमने, देखो कि सबसे पहले बेटा जो कार्बन 12 है, ठीक है ना, उसका जो परमाणु द्रव्यमान है ना, उसका जो 12वां हिस्सा है ना, उसको 12 से भाग दे दिया तो वो जो मान निकला है ना वो क्या है 1U कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो 1U कहलाएगा, है ना। अब और जितने भी तत्व हैं, है ना, उनको हम U में कन्वर्ट कर सकते हैं फिर, ठीक है। अब इसके बाद आता है आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो जिस तरह से बेटा परमाणु का द्रव्यमान था उसी तरह से क्या हो जाएगा अणु का द्रव्यमान हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है ना। जैसे मैथेन का निकालना, तो मैथेन क्या है बेटा एक अणु है, मैथेन क्या है अणु है। इसी तरह का जल जो है, जल भी क्या है एक अणु है। तो मैथेन में CH4 सूत्र होता है इसका, तो कार्बन का क्या होता है देखो परमाणु द्रव्यमान 12.011 U, प्लस हाइड्रोजन के 4 हैं तो 4 गुणा 1.008 U, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया मैथेन का द्रव्यमान, मैथेन का आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 16.043 U आ गया। ऐसे ही H2O का निकालेंगे तो 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है, तो 2 गुणा हाइड्रोजन का कितना होता है 1.008 U और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 U, है ना। तो मिला के कितना हो गया 18.02 U। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है बेटा सूत्र द्रव्यमान, है ना, फॉर्मूला मास, है ना। तो देखो ये परमाणु द्रव्यमान वो किसका हो गया परमाणु का हो गया, आणविक द्रव्यमान वो अणु का हो गया, है ना। ऐसे ही बेटा कुछ सूत्र द्रव्यमान होते हैं, सूत्र द्रव्यमान जो आयन होते हैं ना उनके लिए प्रयुक्त होता है ये किन के लिए प्रयुक्त होता है जो आयन्स होते हैं, है ना। जैसे आयनिक जो यौगिक होते हैं जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है Na+ होता है और Cl- होता है, ठीक है ना। तो इसमें बस नाम चेंज है उसका, है ना। जैसे उसमें उसको आणविक द्रव्यमान बोलते हैं, इसमें इसको क्या बोलते हैं सूत्र द्रव्यमान यानी फॉर्मूला मास बोल देते हैं इसको नाम से चेंज कर दिया, इसको क्या बोल देते हैं हम फॉर्मूला मास बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड में उनकी घटक इकाइयों के रूप में अणु अलग अलग उपस्थित नहीं होते, है ना। जैसे आप ऐसे समझो बेटा जैसे मैथेन का लिया आपने तो एक CH4 का अणु होगा, फिर उसके बगल में एक CH4 का अणु होगा, फिर बगल में CH4 का अणु होगा, बगल में CH4 का। ऐसे जल लिया तो H2O का अणु, फिर H2O का अणु, फिर H2O का अणु, फिर H2O, तो इस तरह से वो है ना व्यवस्थित होंगे। लेकिन अगर
जो आयनिक यौगिक हैं, है ना, वो अणुओं के रूप में व्यवस्थित नहीं होते हैं, है ना, वो आयनों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे यौगिकों में धनात्मक सोडियम आयन और ऋणात्मक क्लोराइड आयन कण त्रिविमीय संरचना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, है ना, इस चित्र के अनुसार जैसे इसमें दिखा रखी है ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, उसमें व्यवस्थित होते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य ये है कि सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है ना। तो सोडियम का एक आयन जो है वो 6 क्लोराइड आयनों से और एक क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा रहता है। तो इस तरह से एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है। तो बस अंतर इतना है कि इसको फॉर्मूला मास बोल देते हैं, जो आयन होते हैं, वो आयनिक पदार्थ जो होते हैं उसको फॉर्मूला मास बोल देते हैं। तो इस प्रकार सूत्र जैसे NaCl का प्रयोग सूत्र द्रव्यमान परिकलित करने के लिए किया जाता है, न कि आणविक द्रव्यमान के परिकलन के लिए, क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में अणु उपस्थित ही नहीं होते हैं, है ना। तो सोडियम क्लोराइड जो ठोस अवस्था में उसमें अणु उपस्थित नहीं होते, वो किसके रूप में, आयनिक यौगिक है, तो वो आयनों के रूप में विभक्त रहता है। तो आयन एक दूसरे के ऊपर क्लाउड बना के रहते हैं, 3 डायमेंशनल क्लाउड बना के वो रहते हैं, ठीक है ना। तो अतः सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान फॉर्मूला मास क्या हो गया इसका, तो वो वही सेम, सोडियम का 23 होता है 0 और क्लोरीन का 35.5 होता है, दोनों को जोड़ दिया तो 58.5 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला मास, ठीक है बेटा। अब इसके बाद अपन आते हैं मोल संकल्पना, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये और बहुत ही आसान है, बस इसको हल्का सा समझने की बात है ना। मोल संकल्पना, ठीक है। तो देखो अब मैं तुम्हें पहले इस पर समझाता हूँ मोटा मोटा कि ये मोल संकल्पना क्या है, ठीक है ना। मोल कंसेप्ट जो है, देखो बेटा, है ना, कि जो एक मोल है ना, ये कणों की संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ये कणों की संख्या को दर्शाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ये शो करता है, और वो पार्टिकल्स होते हैं 6.022 × 10⁻23, ठीक है ना, है ना। अब मैंने कहा आपसे 1 मोल, है ना, हाइड्रोजन परमाणु, तो कितने परमाणु होंगे इसमें, यही वाले 6.022 × 10⁻23 परमाणु होंगे, है ना। मैंने कहा 1 मोल ऑक्सीजन अणु, है ना, तो अब यहाँ देखो अणु है ना, तो ये भी क्या होगा, परमाणु की जगह क्या हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे। तो 6.022 × 10⁻23 अणु हो जाएंगे, आगे ना बात समझ में। मैंने कहा 1 मोल जल के अणु, तो वो भी कितना हो जाएगा, 6.022 × 10⁻23 जल के अणु। तो ये एक संख्या को दर्शाता है, पार्टिकल्स को दर्शाता है, कणों की संख्या को दर्शाता है। मोल जो है वो किसको दर्शाता है, क्योंकि बेटा जो ये जो परमाणु होते हैं, परमाणु अणु जो होते हैं, ये द्रव्यमान क्या होता है उनका बहुत कम होता है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो अब देखो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन का क्या लेते हैं हम, 1U लेते नहीं लेते हैं, 1U होता है इसका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16U होता है, कार्बन का कितना होता है, 12U होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस U को G से चेंज कर दूं, किससे चेंज कर दूं, G से चेंज कर दूं, है ना, तो अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लेता हूं, हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन परमाणु, H क्या है, ये परमाणु है ना, तो उसके अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु ले लिए मैंने, है ना, 1 तोला ले ली मैंने, है ना, या 1 डिब्बा ले लिया, उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु भर दिए, तो उसमें कितनी संख्या होगी, वही 6.022 × 10⁻23, है ना। ये संख्या जो है ये आवोगाद्रो नंबर कहलाती है ना, आवोगाड्रो कांस्टेंट कहलाती है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैंने लिया एक, अब जैसे ऑक्सीजन का कितना होता है, 16U है, तो इसको मैंने 16 ग्राम, है ना, ऑक्सीजन परमाणु ले लिए, है ना, तो बताओ कितने परमाणु होंगे उसमें, है ना, ये तो द्रव्यमान है
है ना, ये क्या है, द्रव्यमान है। अगर मैंने 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु लिए तो उनमें भी इतने ही होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे, ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, है ना। तो देखो बेटा इसका मतलब क्या हो गया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया आपने, उसमें भी इतने ही हाइड्रोजन के परमाणु हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन लिए आपने, उसमें भी इतने ही परमाणु। इसका मतलब ऑक्सीजन के परमाणु जो हैं वो हाइड्रोजन के परमाणुओं से क्या हैं, भारी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के का परमाणु क्रमांक कितना होता है ना, ये होता है ना ली BBCNO, तो कार्बन का 6 होता है, ये 7 और ये 8, तो ऑक्सीजन का 8 होता है कि नहीं होता है ना। तो इसमें क्या हो गया बेटा, 8 ही तो प्रोटॉन हो गए, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 8 हो गए, है ना। और ये जो है 16 होता है इसका, तो न्यूट्रॉन भी कितने हो गए, इसमें 8 हो गए। तो 8 और 8 16, है ना। तो 8 तो क्या है इसमें प्रोटॉन है और 8 ही क्या है इसके अंदर न्यूट्रॉन है, तो इसलिए भारी हो गया कि नहीं हो गया ये, है ना। हाइड्रोजन वाले की तुलना में क्या हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसमें क्या होता है बेटा, एक तो प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। आई ना बात समझ, तो इसलिए इससे कितना गुना भारी है, 16 गुना भारी है ना। अब जैसे मैंने लिया H2O, है ना, H2O लिया मैंने, ठीक है ना, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा, है ना। जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु, तो ये 1 मोल हो गया, क्या हो गया बेटा, ये 1 मोल, है ना। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु क्या बोलेंगे हम, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु हो गए, तो ये इतना हो गया। 16 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन के हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 मोल, ठीक है ना। तो जो उसका परमाणु द्रव्यमान है उसको अगर G से चेंज कर दें हम, तो फिर वो क्या बन जाता है, मोलर मास बन जाता है, उसका मोलर द्रव्यमान बन जाता है ना। अब जैसे H2O है ना, तो H2O का परमाणु द्रव्यमान निकाल, ये अणु है तो आणविक द्रव्यमान अगर निकालेंगे तो इसका हो गया 2 इंटू 1 + 16, तो क्या हो गया 18U, है ना। और U को जब मैं अगर G से चेंज कर दूं तो 18G, तो ये क्या हो गया, उसका मोलर मास हो गया, क्या हो गया इसका, ये मोलर मास हो गया, मोलर द्रव्यमान हो गया, है ना। तो अगर आप 18 ग्राम जल लोगे, है ना, जल के अणु अगर आपने लिए तो कितने अणु निकलेंगे उसमें, वही 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। देखो कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन ये हमको बताती है, ठीक है। तो देखो बेटा ये क्या है, मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो परमाणु और अणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, परंतु किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी उनकी संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इतनी बड़ी संख्याओं के साथ काम करने के लिए सुविधाजनक परिणाम में एक मात्रक की हमको, सुविधाजनक परिमाण के एक मात्रक की, एक यूनिट की हमको ज़रूरत होती है ना। जैसे 1 दर्जन होता है उसका मतलब क्या होता है, 12 होता है ना। ऐसे ही 1 स्कोर होता है उसका मतलब 20 होता है, 1 गुरुस जो होता है उसका मतलब 144 होता है ना। तो 1 मोल का मतलब कितना हो गया, वही 6.022 इंटू 10⁻23, उसको डिनोट करता है। तो वो बहुत बड़ी संख्या है, वो 6.022 इंटू 10⁻23, 23 का मतलब क्या हो गया, 1 के आगे 23 जीरो, तो बहुत बड़ी संख्या होती है वो। तो उसको हम सुविधाजनक मात्रा क्या मान दिया हमने, एक मोल का नाम दे दिया उसको, है ना। तो SI में ये बेस यूनिट भी होती है, जैसे 7 बेस यूनिट होती है ना SI मात्रक में, तो 7 आधार राशियों में इसे सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना। तो मोल को MOL ही लिखते हैं और संकेत क्या होता है इसका, MOL होता है ना। पदार्थ का SI मात्रक है, 1 मोल में ठीक 6.022, इनको आगे के वाले में छोड़ देते हैं, इंटू 10⁻23 ही मूलभूत कण होते हैं, है ना। तो इतने पार्टिकल होते हैं 1 मोल में, ठीक है ना। इसे एवोगाद्रो स्थिरांक या Na भी हम इसे दर्शाते हैं। अब ये I कैसे, देखो कि ये मात्रा, ये वैल्यू I कहाँ से, ये निकली कैसे, है ना। देखो ऐसे समझो बेटा आप कि इन्होंने क्या किया, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी जो होता है, उससे कार्बन 12 जो है बेटा, है ना, उसका द्रव्यमान मापा इन्होंने, ठीक है ना। तो क्या किया इन्होंने, ये रहा, इस संख्या के सही निर्धारण के लिए कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी द्वारा ज्ञात किया, कार्बन 12 का, जिसका मान इतना निकला 1.992648 इंटू 10⁻23
ग्राम प्राप्त हुआ। कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, ठीक है ना। कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम। तो कार्बन के 1 मोल में कितने परमाणु हो गए, ठीक है ना। तो 12 ग्राम में किसका भाग दे दिया? इसका भाग। तो ये वैल्यू आ जाती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना बेटा। यानी कहने का क्या मतलब है कि कार्बन के 1 मोल है ना, तो उसका द्रव्यमान तो 12 ग्राम होता है, और कार्बन के 1 परमाणु का जो द्रव्यमान है वो इतना है, कार्बन 12 के परमाणु का 1.99 इतना। तो 1 मोल में कितने परमाणु हो गए? तो 12 ग्राम में इसका क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो ये वैल्यू आ जाती है। तो ये वही संख्या है ना, एवोगाड्रो कांस्टेंट है, एवोगाड्रो संख्या है ये, है ना। 1 मोल में कणों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग नाम एवोगाड्रो स्थिरांक या एवोगाड्रो संख्या Na द्वारा हम इसे क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, है ना। देखो ये इतनी बड़ी संख्या है, ये 10⁻23 है ना, जब इसको गुणा करें तो इतनी बड़ी संख्या आती है, गिनने में नहीं आती है। तो इसलिए इसको वैज्ञानिक संकेतन में अपन क्या लिखते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा ये, अतः किसी पदार्थ के 1 मोल में दी गई पूर्वोक्त संख्या के बराबर कण होंगे। अतः हम ये कह सकते हैं 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का मतलब कितना हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु। 1 मोल जल के अणु में इतने जल के अणु हो गए। 1 मोल सोडियम क्लोराइड में इतनी फॉर्मूला यूनिट्स हो गई, है ना, सूत्र इकाइयाँ, फॉर्मूला यूनिट्स हो गई 6.02 इंटू 10⁻23। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका मोलर मास हो गया, है ना। तो जल का मोलर मास कितना हो? 18.02 जी। जो U था ना उसको किससे चेंज कर दो? G से चेंज कर दो। सोडियम क्लोराइड का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना हो गया? 58.5 जी, है ना। तो ग्राम प्रति मोल, यानी 1 मोल में इतने ग्राम होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा अब इसके बाद होता है बेटा परसेंटेज कंपोजिशन, है ना, प्रतिशत संघटन, है ना। अब जैसे हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन का क्या है बेटा? H2, है ना। अब हमको ये नहीं पता कि इसका जो द्रव्यमान है ना, उसमें कितनी % हाइड्रोजन है और कितनी % क्या है? ऑक्सीजन है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा कि इसका कुल मोलर मास निकाल लेते हैं, कुल द्रव्यमान निकाल लेते हैं, और हाइड्रोजन का निकालना तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान में कुल द्रव्यमान का भाग देके गुणा 100 कर दो, और ऑक्सीजन का % निकालना है तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान में कुल द्रव्यमान का भाग देके किससे गुणा कर दो? 100 से गुणा कर दो। तो वो क्या निकल जाएगा? परसेंटेज कंपोजिशन निकल जाएगा कि भाई इसमें इतना % है ना। जैसे इसमें यहाँ दर्शा रखा है, देखो बेटा ये आइए जल H2O का उदाहरण लेकर हम इसे समझें। क्योंकि जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन उपस्थित होती हैं, अतः इन तत्वों का प्रतिशत संगठन इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं हम, है ना। किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है वो क्या होता है? यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणा 100, है ना। अब हमको पता है जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 18.02 U आता है ना, तो U को G चेंज करेंगे मोलर द्रव्यमान बन जाता है, तो 18.02 G आ गया। अब हाइड्रोजन का मास परसेंटेज निकालना है कि इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है मास वाइज, है ना, मास के रूप में। तो 2 है ना, H2 है ना, तो 2 गुणा 1.008, टोटल में कितने का भाग दे दिया? 18.02 कर दे दिया, और जब उसको गुणा कर दिया 100 से तो कितना आ गया? 11.18% आ गया। ये 11.18% यहाँ लिख रखा है ना, हाइड्रोजन का मास परसेंटेज है ये। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकाला तो 16 होता है अपने, है ना, 16 ग्राम बटे इसका कितना होता है? 18.02, और गुणा क्या कर दिया 100 से, तो ये आ गया 88.79%, है ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जो हाइड्रोजन है, जल जो है H2O, उसमें द्रव्यमान के रूप में अगर देखें, है ना, तो जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है वो 11.18% होता है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 88.79% होता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज़्यादा है ना, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है? उसमें कम है। तो हाइड्रोजन के अणु भले ही 2 हैं और ऑक्सीजन का अणु भले ही 1 है, लेकिन ऑक्सीजन का अणु क्या है? बहुत भारी होता है, तो इसलिए इसका द्रव्यमान क्या है? ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे एक दूसरा उदाहरण लिया इन्होंने, एथेनॉल। एथेनॉल को क्या बोलते हैं? C2H5OH, है ना, C2H5OH, है ना। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना मास परसेंटेज है ना, यानी द्रव्यमान के रूप में कितना कितना परसेंटेज। तो पहले तो इसका पूरे का मोलर मास निकाल लिया, तो C2 तो 2 गुणा 12.0,
है ना, और हाइड्रोजन के 6 है ना, देखो 5 और 1 6, तो 6 गुणा 1.008 और 1 है O का कितना हो गया 16 हो गया। तो जब इनको सबको जोड़ा तो एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान कितना निकल के आ गया 46.068। अब कार्बन का निकालना है, कार्बन का कितना परसेंटेज है उसमें मास, है ना, तो कार्बन का कितना था 2 × 12.1 करोगे तो 24.02 में भाग दिया 46.068 का गुणा 100 के तो 52.14% आ गया। हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन के 6 हैं तो 6 गुणा 1.008 करोगे तो कितना आ जाएगा 6.048 आ गया। इसमें जब 46.068 का भाग दोगे गुणा 100 करोगे 13.13% आ गया, ठीक है ना। और जब इसमें ऑक्सीजन का निकालना चाहते तो ऑक्सीजन का 60 होता है, लेकिन एग्जैक्ट इतना होता है ये 15.9994, 16 ग्राम ले लेते हैं ना अपन उसको, है ना, तो एग्जैक्ट इसने लिया है बटे 46.068 का भाग दोगे गुणा 100 करोगे तो इतना आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो यौगिक है उसका, है ना, उसके अंदर उसके जो तत्व हैं उनका कितना परसेंटेज है मास के हिसाब से, मास वाइज, वो हम इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब अगला जो वीडियो होगा बेटा इसमें हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना, है ना, और फिर होता है स्टाइक्योमेट्री और स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस, है ना, जब दो विभिन्न तत्व मिलके दो या दो से ज़्यादा तत्व मिलकर आपस में कोई यौगिक बनाते हैं, है ना, तो उनकी फिक्स मात्रा की ज़रूरत होती है। अगर कोई कम मात्रा में है तो अभिक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है ना। तो ये पढ़ेंगे हम। फिर आता है इसमें सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और फिर विलयनों की अभिक्रियाएं, ठीक है ना, जिसमें मोलरिटी और मोललिटी, ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।